IAP एडवांस लाइफ सपोर्ट कोर्स इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक प्रमुख प्रोग्राम है। IAP CPR मास अवेयरनेस प्रोग्राम या संजीवनी एक संक्षिप्त मॉड्यूल और इसके आसान चरण हैं। हमने न केवल ज्ञान को शामिल किया है बल्कि BLS कौशल को बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीकों को भी शामिल किया है, जो कि वीडियो देखते हुए अभ्यास करना है। 1, 2, 3। BLS के हर चरण जैसे पीड़ित की पहचान, मदद के लिए बुलाना, चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न देना, AED का उपयोग एक निश्चित तरीके और क्रम में किया जाना चाहिए। CPR उच्च गुणवत्ता वाला और प्रभावी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। मुंह से सांस देने के दौरान पीड़ित से संक्रामक बीमारी होने का जोखिम बेहद कम है और जरूरत पड़ने पर मदद प्रदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यार क्रिकेट से अच्छा कोई खेल नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। चलो लंच के लिए चलते हैं। ओ नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? सिलेंडर, सिलेंडर, क्या हुआ? क्या हुआ सिलेंडर? अब मुझे क्या करना चाहिए? सिलेंडर, क्या हुआ? सिलेंडर, भगवान कृपया मेरी मदद करो। क्या हुआ? कृपया इसे देखो। चलो इस जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। जल्दी चलो। उच्च गुणवत्ता वाले हृदय संपीड़न जारी रखें। क्या आप शैलेंद्र के भाई हैं? नहीं मैम, मैं उसका दोस्त हूँ। उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्य रास्ते में हैं। अच्छा, वास्तव में मुझे आपको सूचित करना था कि जब शैलेंद्र आया तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वह बहुत गंभीर स्थिति में था। उसका दिल धड़क नहीं रहा था। वह बहुत गंभीर और बहुत नाजुक स्थिति में था। हमारी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। हमें बहुत खेद है। हे भगवान, मैं अपने दोस्त शैलेंद्र की जान बचाने के लिए और क्या कर सकता था। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में जान बचाने के लिए प्रभावी ढंग से किसी की मदद करने का निर्णय लेने के लिए आपको बधाई। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो जीवन भर आपका ऋणी रहेगा, यदि आप उस समय मदद प्रदान करने में सक्षम हो जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अचानक कार्डियक अरेस्ट किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कभी भी हो सकता है। अधिकांश कार्डियक अरेस्ट घर पर होते हैं और 85% मामलों में किसी के सामने होते हैं। अचानक कार्डियक अरेस्ट में बचने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना शीघ्र CPR शुरू करते हैं। अचानक कार्डियक अरेस्ट का अनुभव करने वाले 95% लोग जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें ब्रेन डेथ शुरू होने से पहले शुरू के 4 से 6 मिनट के भीतर जीवन रक्षक CPR और डिफिब्रिलेशन नहीं मिल पाता है। CPR में विलंब होने पर पीड़ित के बचने की संभावना प्रत्येक मिनट 15 से 17% कम होती जाती है। कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है और मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। इसमें हृदय या तो पूरी तरह से रुक जाता है या हृदय गति या धड़कन पूर्णतः असामान्य हो जाती है। AED या उच्च तकनीक द्वारा हृदय गति के सामान्य होने तक मस्तिष्क और हृदय में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए CPR ही एकमात्र तरीका है। शॉक दे दिया गया है। इस कोर्स में आप एक वयस्क, किशोर, बच्चे और शिशु की कार्डियक अरेस्ट की स्थितियों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रदान करने का कौशल हासिल करेंगे। किसी बाहरी वस्तु से सांस की नली अवरुद्ध होने की स्थिति में किसी बच्चे, वयस्क या शिशु को कैसे मदद करें, यह भी आप सीखेंगे। यह भी एक ऐसी स्थिति है जहां पीड़ित के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति ही सबसे ज्यादा जान बचाने में मददगार साबित होता है।
ओ नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? सिलेंडर, मैं 112 पर कॉल कर रहा हूँ। हेलो, मेरा दोस्त वृंदावन कॉलोनी के खेल के मैदान में गिर गया है, कृपया जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ सिलेंडर? क्या हुआ? रास्ता दो, रास्ता दो, कृपया पीछे हट जाए, हम उसे संभाल लेंगे। अरे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वह कोई जवाब नहीं दे रहा है, वह सांस नहीं ले रहा है, कोई नब्ज नहीं है। सीपीआर शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एईडी लय का विश्लेषण कर रही है। एईडी ने शॉक देने की सलाह दी है। दूर रहें, दूर रहें। शॉक दे दिया गया है। उच्च गुणवत्ता हृदय संपीड़न जारी रखें। एईडी लय का विश्लेषण कर रही है। एईडी ने शॉक देने की सलाह नहीं दी है। नब्ज आ गई है, वह सांस भी ले रहा है। चलिए इसे एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। क्या आप शैलेंद्र के भाई हैं? नहीं मैम, मैं उसका दोस्त हूँ। उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्य रास्ते में हैं। अच्छा, बधाई हो, उसे होश आ गया है। वास्तव में उसकी हृदय गति रुक गई थी और जब वह आया तो वह बहुत नाजुक स्थिति में था, लेकिन आपके समय पर किए गए हृदय संपीड़न ने उसकी जान बचा ली। धन्यवाद मैम, मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को कार्डियक अरेस्ट अस्पताल के बाहर होता है तो आसपास के लोगों की मदद लेनी चाहिए। यह आपातकालीन प्रक्रिया को सक्रिय करना है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह स्थिति या घटना स्थल आपके लिए सुरक्षित है। अब आइए हम जानते हैं कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कैसे किया जाता है। रास्ता दो, रास्ता दो। अरे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? कोई आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली को सक्रिय करें और एईडी लाएं। वह कोई जवाब नहीं दे रहा है, वह सांस नहीं ले रहा है, कोई नब्ज नहीं है। सीपीआर शुरू करें। 1 2 3 4। अगला कदम पीड़ित की प्रतिक्रिया और सांस लेने की स्थिति का मूल्यांकन करना है। यदि आप अकेले बचाव करता है तो आपको तुरंत मदद के लिए बुलाना चाहिए और एईडी लाना चाहिए। पीड़ित की प्रतिक्रिया को देखें। अरे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो पास की मदद के लिए जोर से चिल्लाएं या उचित होने पर किसी मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को संपर्क करें। एईडी या डिफिब्रिलेटर और आपातकालीन उपकरण लाने के लिए भेजें। को सक्रिय करें और एईडी लाएं। विभिन्न स्थितियों में इसका अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्वास्थ्य सेवा सुविधा के भीतर किसी पीड़ित को कार्डियक अरेस्ट होता है तो आप कोड ब्लू टीम या रैपिड रेस्पॉन्स टीम को बुलाएंगे। यदि आप स्वास्थ्य सेवा सुविधा के बाहर हैं, पास की एम्बुलेंस सेवा या पास के अस्पताल में कॉल कर सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 112 या 108। यदि सांस नहीं चल रही है या सामान्य सांस नहीं है तो CAB अनुक्रम का उपयोग करते हुए चेस्ट कंप्रेशन से शुरुआत करते हुए 30-2 के अनुपात में चेस्ट कंप्रेशन के साथ उच्च गुणवत्ता वाला CPR शुरू करें। चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न को सही ढंग से करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कम से कम 20 से 30% रक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इस वीडियो में हम चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न सीखेंगे। आप यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित एक सख्त सपाट सतह पर सीधा लेटा हुआ है। CPR करते समय आपको छाती का स्पष्ट दृश्य दिखाई देना चाहिए। कोई भी कपड़ा हटा दें ताकि छाती स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाथ के निचले हिस्से को छाती के बीच में ब्रेस्ट बोन के निचले आधे हिस्से पर रखें। फिर दूसरे हाथ के निचले हिस्से को पहले वाले के ऊपर रखें।
सुनिश्चित करें कि आपके कंधे बिल्कुल आपके हाथों के ऊपर हो और आपकी कोहनियां सीधी और लॉक होनी चाहिए। जोर से तेजी से धक्का दें। सीधे छाती की हड्डी के निचले सिरे पर दबाव डालने से बचें, क्योंकि इससे गंभीर चोट लग सकती है। प्रत्येक कंप्रेशन के साथ कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर नीचे दबाएं और प्रति मिनट 100 से 120 कंप्रेशन की दर से सुचारू रूप से कंप्रेशन दें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कंप्रेशन के बाद छाती पूरी तरह से वापस अपनी जगह पर आ जाए। चेस्ट कंप्रेशन और चेस्ट रिकॉइल का समय लगभग बराबर होना चाहिए। पीड़ित को एक सख्त सतह पर रखकर और अपने कंधों को सीधे छाती के ऊपर रखकर सीधे नीचे दबाएं। ऐसा करते समय आपकी भुजाएं सीधे और कोहनियां लॉक रहनी चाहिए। यदि आप कोहनियों को मोड़ते हैं तो आपकी बाह की मांसपेशियां जल्दी थक जाएंगी। कंप्रेशन नियमित रूप और सुचारू होना चाहिए। कंप्रेशन और साथ ही छोड़ने के लिए समान समय देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि हाथ का निचला हिस्सा हर समय छाती की दीवार से संपर्क में रहे। एक स्थिर लय में दबाएं और छोड़ें। अपनी उंगलियों को छाती से दूर रखना सुनिश्चित करें। उंगलियों को छाती की दीवार के संपर्क में रखकर छाती पर मालिश करने या दबाव डालने से पसलियों में चोट लग सकती है। एक और गलती रॉकिंग चेयर तकनीक है, जहां कंप्रेशन सीधे नीचे की बजाय किनारे से किए जाते हैं। उछल कर किए गए कंप्रेशन बहुत प्रभावी नहीं होते हैं और अंदरूनी अंगों में चोट का कारण बन सकते हैं। यदि आप अपने हाथों को क्रॉस करके रखते हैं तो सही दबाव डालना अधिक कठिन हो जाएगा। यदि आप अपने कंधों को हाथ के ऊपर नहीं लाते हैं और बैठे रहने की स्थिति में रहते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन अप्रभावी रहेगा। तो आइए उन प्रमुख गलतियों को हम संक्षेप में समझते हैं जिनसे हमें संपीड़न के दौरान बचना चाहिए। आगे पीछे झूलने वाले बचावकर्ता ना बने। बाउंस या उछलने से बचें। झुकने या कोहनी मोड़ने से बचें। डबल क्रॉस तकनीक से बचें। मालिश करने से बचें और बैठे रहने वाले ना बने। दोस्तों, हम इस वीडियो में श्वास मार्ग खोलने और सांस देने की तकनीक को सीखेंगे। सही तकनीक सीखना आवश्यक है ताकि जीभ से अवरुद्ध श्वास मार्ग खुल जाए और प्रभावी सांस दी जा सके। सांस का रास्ता खोलने और सांस देने के दोनों चरण जल्दी किए जाने चाहिए और इसमें 10 सेकंड से अधिक नहीं लगना चाहिए, अन्यथा संपीड़न में रुकावट आएगी। तो आइए एयरवे या श्वास नाल को खोलने और सांस देने के चरणों को देखें। CAB दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चेस्ट कंप्रेशन शुरू करें और 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आपको एयरवे खोलना है और सांसें देनी है। एयरवे खोलने के लिए इन चरणों का पालन करें। एक हाथ माथे पर रखें और दूसरे हाथ की उंगलियां ठुड्डी के हड्डी वाले हिस्से पर रखें। आपको गर्दन के नरम हिस्से या ठुड्डी के नीचे दबाव डालने से बचना चाहिए। पैर के पीछे की ओर झुकाने का काम माथे को धीरे से पीछे धकेल कर किया जाना चाहिए, न कि ठुड्डी के हड्डी वाले हिस्से को दबाकर, ताकि जीभ आगे की ओर खिसक जाए और एयरवे से बाहर आ जाए। एयरवे को खुला रखते हुए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से नाक को दबाएं। एक सामान्य सांस लें और पीड़ित के मुंह को अपने मुंह से 2 सांसें दें। याद रखें, आपको गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है, बस एक सामान्य सांस लें और सांस दें। प्रत्येक सांस के लिए 1 सेकंड तक सांस देते समय आपको लगातार छाती की ओर देखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि छाती पर्याप्त रूप से ऊपर उठ रही है। सांस देने के बाद आप अपनी स्थिति में चेस्ट कंप्रेशन के लिए वापस आ जाएं। ये सभी चरण जल्दी किए जाने चाहिए, जिसमें 10 सेकंड से अधिक का समय न लगे, ताकि आप चेस्ट कंप्रेशन में रुकावट से बच सकें। यदि उपलब्ध हो तो पॉकेट मास्क जैसे बैरियर डिवाइस का उपयोग किया जाना चाहिए। एक वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु या किशोरावस्था अर्थात प्यूबर्टी के शुरू होने से पहले तक के बच्चों के लिए CPR तकनीक बच्चे के आकार पर निर्भर करती है। बच्चे के आकार के मुताबिक
चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न देने के लिए एक हाथ का उपयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो दोनों हाथों का भी उपयोग कर सकते हैं। हर 15 संपीड़न देने के बाद 2 सांस दें। इस वीडियो में हम आपको CPR अनुक्रम दिखाएंगे। दृश्य सुरक्षित है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो कोई कृपया आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्रिय करके और एक AED लाए। या किसी को AED या डिफिब्रिलेटर और आपातकालीन उपकरण लाने के लिए भेजें। सामान्य सांस लेने की जांच करें। अगली उचित कार्यवाही तय करने के लिए यदि 10 सेकंड के भीतर सामान्य सांस नहीं आ रही है तो उच्च गुणवत्ता वाला CPR 15 के अनुपात में शुरू करें। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2 ED या डिफिब्रिलेटर के उपलब्ध होते ही इसका उपयोग करें। यदि लय शॉक देने योग्य है तो 1 शॉक दें और 2 मिनट के लिए तुरंत CPR फिर से शुरू करें जब तक कि AED अगली लय जांच के लिए न कहे। शिशु में छाती के छोटे आकार के कारण कंप्रेशन के दौरान अंगूठे एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। एक शिशु के मामले में बचावकर्ता CPR के हर 10 चक्रों के बाद अपनी भूमिका बदल सकते हैं। वयस्कों के विपरीत बच्चों और शिशुओं में हृदय से संबंधित समस्याओं के बजाय सांस से संबंधित समस्याएं ज्यादा होती हैं जो कार्डियक अरेस्ट का कारण बनती हैं। इसलिए बच्चों और शिशुओं में सांस का रास्ता खोलना और सांस देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उच्च गुणवत्ता वाला चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न देना है। शिशुओं को सांस देने के लिए बड़ी मात्रा में हवा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि छाती पर्याप्त रूप से ऊपर उठती है तो इसका मतलब है फेफड़ों में पर्याप्त हवा आ चुकी है। जब भोजन या अन्य वस्तु व्यक्ति के वायु मार्ग को रोक देती है तो चोकिंग होती है। आप चोकिंग का सार्वभौमिक संकेत देख सकते हैं जहां एक बच्चा या वयस्क अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ सकता है। परिस्थिति में जहां गंभीर वायु मार्ग रुकावट होती है, पीड़ितों में खराब वायु विनिमय और सांस लेने में कठिनाई के संकेत होते हैं, जैसे मुंह खांसी, नीला पड़ जाना और बोलने या सांस लेने में असमर्थता। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो आपको तुरंत पूछना चाहिए कि क्या पीड़ित को चोकिंग हो रही है। क्या आपके गले में कुछ फंस गया है? यदि पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोकिंग है तो आप उसके थोड़ा पीछे और एक तरफ खड़े हो जाएं। एक हाथ से छाती को सहारा दें और पीड़ित को आगे की ओर झुकाएं। कंधे की हड्डियों के बीच अपने दूसरे हाथ की हील से 5 बार जोर जोर से थपथपाएं। हर थपथपाहट के बाद ध्यान दें कि फॉरेन बॉडी या रुकी हुई वस्तु सांस के रास्ते से बाहर आई या नहीं। यदि वायु मार्ग अभी भी अवरुद्ध है तो हेमलिक प्रक्रिया का उपयोग करके 5 बार पेट पर दबाव दें। पीड़ित के पीछे खड़े हों या घुटने टेकें और अपनी बाहों को पीड़ित की कमर के चारों ओर रखें। एक हाथ से नाभि का पता लगाएं, दूसरे हाथ से मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी के अंगूठे वाले हिस्से को पीड़ित के पेट पर, नाभि के ठीक ऊपर और ब्रेस्ट बोन के नीचे रखें। अपने दूसरे हाथ से मुट्ठी को पकड़ें और दोनों हाथों की मुट्ठी से पीड़ित के पेट पर ऊपर की दिशा में तेजी से 5 झटके दें। ध्यान दें वस्तु सांस के रास्ते बाहर आई या नहीं। यदि पीड़ित इतना बड़ा है कि आपकी बाहें कमर के चारों ओर नहीं आ सकती हैं या गर्भवती है या अधिक वजन है तो अपनी बाहों को पेट की बजाय छाती के चारों ओर लपेटें। हेमलिक प्रक्रिया करने के बाद भी यदि पीड़ित में कोई सुधार नहीं दिखता है या वह अचेत हो जाता है तो किसी को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करने के लिए भेजें। CAB अनुक्रम का उपयोग करके CPR करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि हर बार जब आप सांस देने के लिए एयरवे खोलते हैं तो गले के पिछले हिस्से में वस्तु की तलाश करें। हमने वयस्क और बड़े बच्चों में चोकिंग देखी है। अब
हम एक शिशु में चोकिंग देखेंगे। हालांकि मूल सिद्धांत वही रहता है। शिशु को चोकिंग से राहत दिलाने के चरण वयस्क से भिन्न होते हैं। यदि आप किसी शिशु को गंभीर चोकिंग से पीड़ित पाते हैं तो आपको शिशु को अपनी गोद में लेकर बैठना चाहिए या घुटने टेकने चाहिए। शिशु के चेहरे को नीचे की ओर रखें, सिर को छाती से थोड़ा नीचे रखें और अपनी बाह फोर आर्म पर टिकाएं। याद रखें कि ऐसा करते समय आपको शिशु के गले के नरम ऊतकों को दबाने से बचना चाहिए। सहारा देने के लिए अपनी बाह फोर आर्म को अपनी जांघ पर टिकाएं। अपने हाथ से शिशु की पीठ पर 5 बार जोर से थपथपाएं। बाहरी वस्तु को निकालने के लिए हर थपकी पर्याप्त बल से दें। फिर अपने खाली हाथों को शिशु की पीठ पर रखें। अपने हाथ की हथेली से सर को सहारा दें। यह शिशु को गिरने से रोकेगा और सिर और गर्दन के लिए एक सहारे के रूप में भी काम करेगा। शिशु के सिर को छाती से नीचे रखें और छाती के निचले आधे हिस्से पर निप्पल लाइन के ठीक नीचे 5 बार तेजी से थपथपाएं। पहले 5 बार पीठ को थपथपाएं, फिर 5 बार छाती पर हाथ के निचले हिस्से से झटके दें। यह कर्म जब तक दोहराएं जब तक बाहरी वस्तु निकल ना आए या शिशु बेहोश ना हो जाए। आपका प्रयास असफल हो जाता है या पीड़ित बेहोश हो जाता है तो मदद के लिए पुकारें। शिशु को एक सख्त सपाट सतह पर लेटाएं और हृदय संपीड़न शुरू करें। जब आप हृदय संपीड़न देते हैं तो बाहरी वस्तु गले से बाहर आ सकती है या शिशु के मुंह में ही रह सकती है। इसलिए हर बार जब आप सांस देने के लिए मुंह खोलते हैं तो आपको गले के पिछले हिस्से में बाहरी वस्तु को देखना है। यदि आपको बाहरी वस्तु मुंह में दिखती है तो आप उसे उंगली से बाहर निकालें। बिना देखे बाहरी वस्तु को उंगली डालकर निकालना नहीं चाहिए।